नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के प्रभारी, राज्यसभा सदस्य और वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जिनके बारे में इसके पहले भी कई बार आपसे जब बात हुई है तो हमने इनका इंट्रोडक्शन आपसे इसी तरह से कराया है कि वो बीजेपी के उन चेहरों में से हैं जो शांत हैं, संयमित हैं, संतुलित हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि बीजेपी में इस तरह के नेताओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन विनय जी एक थिंक टैंक, जो बीजेपी की एक बड़ी परंपरा है, विचारक एक जो बीजेपी का क्लैड है उससे वो आते हैं और शांति से, दृढ़ता से और पार्टी की रीति नीति के साथ पार्टी के विचार और पार्टी के दर्शन को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। विनय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़। पहले अभी कुछ जो घटनाएं हुई हैं वो बीजेपी के लिए राज्यों के नतीजे अनुकूल नहीं रहे हैं, लेकिन जैसा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम जीते भी हैं और हारे भी हैं और ये पहला मौका नहीं है। लेकिन आप किस तरह देखते हैं, क्या राज्यों में ये सही वक्त है जब लीडरशिप को लेकर कुछ बड़े फैसले होने चाहिए? झारखंड में या महाराष्ट्र में या और राज्यों में भी ये कहा गया कि रीजनल लीडरशिप की तरफ बीजेपी को मुड़ना होगा। नहीं, देखिए, बीजेपी एक ऐसा संगठन है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, जिले के स्तर पर हो, हमेशा नेतृत्व का नया प्रस्फुटन होना, सृजन होना और एक निरंतरता के आधार पर या निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन की बेला भी आगे बढ़ना, ये हमेशा होता रहा है। कंटिन्यूटी विथ चेंज, ये बीजेपी का सूत्रवाक्य है और इसलिए परिवर्तन भी होता रहता है और निरंतरता भी कायम रहती है। आपने देखा होगा कि एक ज़माने में यहाँ पर अटल जी, आडवाणी जी, इनका ही नेतृत्व था। फिर धीरे धीरे वेंकैया नायडू जी, प्रमोद महाजन जी, ये नेतृत्व सामने आया और फिर धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये नेतृत्व आ गया और अब बारी श्री जगत प्रकाश नड्डा और जो भी उनके सहयोगी बनेंगे उनकी आई है। तो इसी तरीके से आप मध्य प्रदेश की बात करें तो एक ज़माना कैलाश जोशी जी और पटवा जी का था, फिर शिवराज जी और बाकी सारे नेता आ गए और अभी एक तीसरी पीढ़ी, मैं मानता हूं कि एक पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। श्री विष्णुदत्त शर्मा जब हमारे अध्यक्ष बने हैं, तो इसलिए ये मंथन, चिंतन और परिवर्तन के साथ निरंतरता का क्रम बीजेपी में हमेशा चलता रहा है। उसका संदर्भ अभी के चुनावों में बीजेपी की जो थोड़ा सेटबैक मिला है, बीजेपी की थोड़ी, जैसे हम देखते हैं कि एक दृष्टि से गति मंथर हुई है, उससे नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये गति की मंथरता ये भी एक क्रम है। और वैसे भी देखें हम तो लोकसभा चुनाव में जनादेश का नवीनीकरण और विस्तार दोनों हमने किया और पुरानी नहीं बात, 6-7 महीने हो गए। उसके बाद जितने चुनाव हुए उसमें हरियाणा का चुनाव तो हमने जीता ही था, महाराष्ट्र का भी चुनाव जनादेश तो पूरा ही हमारे पक्ष में था। मित्रदल हमें छोड़कर गया, ये कोई हमारा दोष नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि झारखंड में जिस तरीके का एक बिखराव वहाँ की राजनीति का एक अंगभूत अंतर्निहित घटक बन गया है, उसके कारण उस बिखराव का कुछ नुकसान हमको भी हुआ और हम वहाँ पर अपेक्षाकृत परफॉर्म नहीं कर पाए। दिल्ली की जो स्थिति है वो भी सबसे अलग तरीके की स्थिति है और जैसे कि हम देखते हैं कि दिल्ली में भी हमारा वोट परसेंटेज लगभग 8% से बढ़ा है और हमारे विधायकों की संख्या दुगुने से भी अधिक हो गई है। तो दिल्ली का भी मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि इस हार में भी कोई एक शुभ संकेत है वगैरह, इस तरीके से मैं उसको महिमा मंडित नहीं कर रहा हूँ, मगर एकदम से जब आप सिरे से खारिज कर देते हो चीज़ों को और अभी दिल्ली बीजेपी का एक डिमिनिशिंग टर्न शुरू हुआ है, अब एक चढ़ाव रहता है, वैसे अब उतार शुरू हो गया है। ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने की जो जल्दबाजी हमेशा होती है, मेरा उसके प्रति आक्षेप है और मैं वास्तविकता के आधार पर वो आपके सामने ला रहा हूँ। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मध्य प्रदेश में तीसरी पीढ़ी ने नेतृत्व संभाला है संगठन का।
आपके यहाँ आप जैसे नेता जो हैं जो पद की किसी होड़ में नहीं रहते हैं, उनके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बाकी लोग बड़ा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि ये तीसरी पीढ़ी जो आई है, तो बीच की जो पीढ़ी है जिसको दूसरी पीढ़ी मध्य प्रदेश में गए कुशाभाऊ ठाकरे जी और प्यारेलाल खड्डेलवाल लखीराम जी के बाद की, उस पीढ़ी में बड़ी चिंता व्याप्त है। तो क्या आप मानते हैं कि बीजेपी ये भी एक उसके एजेंडा में शामिल है, नया नेतृत्व सामने आए? क्योंकि आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने तीसरी पीढ़ी को सीधे कमान सौंपी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, राजनीति में वैसे भी राजनीतिक दलों का या व्यक्तियों का एकदम से पूर्ण विराम नहीं होता। देर आर नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, ये पुस्तक है ना, वैसे नो फुल स्टॉप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी सही है। और इसलिए एकाध राजनीतिक दल एकदम समाप्त होता है या एकाध राजनीतिक नेता या एकाध नेताओं की पीढ़ी एकदम से पूर्ण विराम पाती है, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ चलता भी रहता है। इसलिए मैंने कहा ना कि चेंज है बट देयर इज़ ऑल्सो कंटिन्यूटी। इसलिए जो भी पीढ़ी अगर ये मान के चल रही है कि अभी अपनी बारी समाप्ति की ओर है, तो उन्होंने ये कहने की आवश्यकता नहीं या ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि ये पूर्ण विराम है। अभी राजनीति के व्याकरण में भी स्वल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और प्रश्न चिन्ह सारे रहते हैं, तो ये तो जिंदगी का नियम है। एक और जो महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में आता है, क्या आपको लगता है कि दिस इज़ द हाई टाइम जब बीजेपी को नैरेटिव बदलना चाहिए? आप 2014 में जब आए तो विकास की बात थी, ये ठीक है कि आपने अपने एजेंडा से जुड़े विषयों को एक के बाद एक लिया। आज ऐसा लगता है कि पूरी बहस ही बीजेपी को लेकर उसके एजेंडा के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है। चाहे सीएए की हम बात करें, 370 की बात करें, या जामिया मिलिया की बात करें, या फिर जेएनयू की बात करें, क्या लगता है आपको? मतलब फिर विकास पर बात होना जो आपका कोर इशू है और जिसके लिए शायद आपको सबसे अधिक जन समर्थन भी युवाओं का मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक विभाजन हम मानते हैं ना कि या तो विकास के विषय या इस तरीके के विषय जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, मैं मानता हूँ कि ये अंतर्विरोध ही एक कृत्रिम है। विकास तभी आगे चलकर जा पाएगा जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की भी चिंता करेंगे, और सुरक्षा उस पद्धति से जब हम करेंगे तभी विकास के लिए अनुकूल वातावरण भी बनेगा। तो ये दोनों का भी एक आपस में एक रिश्ता है, परस्पर संबंध है, और इसलिए इन विषयों को कभी न कभी स्पर्श करना जरूरी था। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम भी सोच सकते थे कि 4.5-5 साल जाने दो, क्या बिगड़ता है, क्या कितनी जल्दी है, अभी हमारा तो इतना बहुमत है कि कोई हमें हटा भी नहीं सकता। मगर हम क्यों सत्ता में आए हैं? हम केवल अभी तो रेड बीकन भी रहा नहीं, रेड बीकन की गाड़ी में घूमने के लिए आए हैं क्या? कई बार हमारे नेताओं ने कहा है कि किसी व्यक्ति को मंत्री पद देने के लिए, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, गवर्नर बनाने के लिए हम सत्ता में नहीं आए हैं, हम परिवर्तन के लिए आए हैं। उनका गवर्नर, मुख्यमंत्री या मंत्री बनना उस प्रक्रिया का एक घटक है, एक भाग है, वो कारण नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है। और इसलिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय, चाहे संविधान के अनुच्छेद 370 की बात हो, चाहे नागरिकता कानून में संशोधन की बात हो, ये सारे विषय एक दृष्टि से मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय है, और इसकी चिंता कभी न कभी किसी न किसी को तो करनी पड़ेगी। तो वो हमने की, क्योंकि हमने वादे किए थे, हमने इसी विषय पर जनादेश पाया था। तो जनादेश के अनुरूप काम करना क्या अपराध है? और जनादेश के अनुरूप हम कुछ कदम उठाते हैं, उसके बारे में एक गलत धारणाओं का बवाल खड़ा किया जाता है, और एक मैन्युफैक्चर्ड अनरेस्ट जिसको कहूँगा मैं, एक कृत्रिम बनी बनाई असंतोष की एक वातावरण निर्मित होती है। इससे क्या हमने विचलित होना चाहिए? जनता ने तो हमें इसी के लिए चुन कर दिया है। और रही बात यह बीजेपी के एजेंडे की, मैं विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि ये तो देश का एजेंडा है। क्या अनुच्छेद 370 को समाप्त करना संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था? हमने तो वही किया है। क्या 300 ये जो ट्रिपल तलाक की कानून की व्यवस्था है उसको समाप्त करना, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके साथ अन्य संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था? बिल्कुल सोचा था। ये तो मार्गदर्शक सूत्र में है, हमने तो वही किया है। और नेहरू लियाकत करार में जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, तो उसके जो परिणाम निकल कर आए, उन परिणामों को झेलना क्या वर्तमान सरकार का दायित्व नहीं है? जब जनगणना हाथे में खड़ी है और बरसों से जो कतार में खड़े हैं, उनको अगर हमने नागरिकता थोड़ी सुलभता से दी है, बाकी तो कुछ किया नहीं,
इसके ऊपर जो बवाल खड़ा करते हैं उनको मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ये तो केवल सुलभीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है, और वो भी उनके लिए जो पीड़ित, अत्याचार ग्रसित, शोषित, उपेक्षित समुदाय के हैं। मुसलमान समाज के लोगों को भी नागरिकता मिलेगी, उनको थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्या हम कतार में खड़े हैं, बस में चढ़ते हैं, तो किसी प्रेग्नेंट महिला को ये नहीं कहते हम कि बहन जी आप आगे चलिए? किसी वृद्ध व्यक्ति को हम नहीं ये कहते। ये तो हमारी सभ्यता का अंग है कि भाई साहब आप थोड़ा पहले चढ़िए, हम बाद में चढ़ते हैं। तो इसी पद्धति से हमने इस अत्याचार पीड़ित समुदाय के लोगों को कहा कि आप जरा पहले नागरिकता पाइए, हम बाद में पाते। इसमें हमने क्या अपराध किया? क्या आगे आपको लगता है कि बीजेपी अपने स्टैंड पर तो कायम है और ये उसका स्टैंड है, और जैसा आप कह रहे हैं कि इस पर काफ़ी बहस भी हुई है और आपने अपनी बात, बीजेपी ने अपनी बात भी देश के सामने रखी है, लेकिन आगे क्या कुछ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसा होता है कुछ रद्दोबदल की संभावना अगर बनती है तो क्या बीजेपी उसके लिए तैयार है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही कह दिया है, उसके पहले गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि इसमें कोई संभावना दिखाई नहीं देती और कारण भी नहीं है। ये जब जनादेश पाकर संसद के दोनों सदनों ने पूर्ण विवेक और विचारों के बाद ये जब किया है, तो अब केवल मात्र कुछ लोगों ने धरने पर बैठना यही अपना एजेंडा बना लिया है और उसको हमारे मीडिया के मित्र चढ़ा बढ़ा के प्रकाशित कर रहे हैं। इससे हमने विचलित होना चाहिए क्या? जो सीएए के पक्ष में भी बहुत सारे प्रयास हुए हैं, कई लोग रास्ते पर आए हैं, हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी है, उसमें कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं है, विरोध में वृत्त मूल्य है, इसलिए उसको आप स्वाभाविक रूप में ज़्यादा बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा जनमत हमारे विरोध में, ऐसा होता तो दिल्ली में हमें 40% तक वोट नहीं मिलते थे। ये एक फैक्ट है जो आपने बात रखी है। क्या आलोचना को लेकर कुछ ज़्यादा संवेदनशील है बीजेपी? अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक राष्ट्रीय मीडिया की महिला पत्रकार ने कहा कि अगर हम बीजेपी के साथ होते हैं तो भक्त कहलाते हैं, और अगर हम दूसरी साइड होते हैं तो खान मार्केट गैंग कहलाते हैं। कांग्रेस को लेकर भी बहुत वल्नरेबल है ऐसा लगता है बीजेपी, जबकि कांग्रेस की स्थिति बहुत कमज़ोर है अगर हम देखें अतीत की तुलना में। तो आप आलोचना को लेकर इतने सेंसिटिव हैं क्या, कि इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मीडिया के माध्यम से जो भी बातें सामने आती है उसके प्रति लोकतांत्रिक राजनीति में हर किसी को आवश्यक पद्धति से संवेदनशील होना ही चाहिए। अगर हम असंवेदनशील रहेंगे तो फिर मीडिया की ताकत ही समाप्त हो जाएगी। हम असंवेदनशील नहीं है, हम जरूर संवेदनशील है। सवाल ये है, और मैं ये बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, और मीडिया के मित्रों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी खुद को मीडिया कर्मी मानता हूँ, क्योंकि मेरी प्रारंभिक जीवन में मैंने मीडिया में ही काम किया था। मगर मुझे लगता है कि मीडिया भी, और ये जो बिखराव या अन्य भी किसी वर्णन से आप इसको बताइए, जैसे राजनीति में आया है, जैसे सार्वजनिक जीवन में आया है, वैसे ये उतार का दौर मैं मानता हूँ कि हमारे माध्यम जगत को भी ग्रसित कर रहा है। और माध्यम जगत की जो विश्वसनीयता है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज क्या हुआ कि धीरे धीरे जो प्रिंटेड वर्ड था, मतलब छपा हुआ शब्द, उसकी एक क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी। मगर जैसे टेलीविज़न आया और टेलीविज़न के साथ जो गति का मेल मिलाप बिठाने में, उस स्पर्धा में टिके रहने के कारण, उस कोशिश में ये हुआ कि जो एक कार्डिनल प्रिंसिपल था मीडिया के साइंस का, समाचार संप्रेषण के शास्त्र का एक मूलभूत सिद्धांत ये था कि हर समाचार पवित्र होता है और उसको बगैर मिलावटी आपको देना है। यथातथ्य जो हुआ वो बताया। आज क्या हो रहा है? आज मीडिया के माध्यम से, मीडिया के एक वर्ग में, मैं सारों को नहीं लपेटूंगा, मगर मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग में समाचार को वितरित करते समय पॉलिटिक्स ऑफ वोकैबुलरी, पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स, पॉलिटिक्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, ये सारा हो रहा है। तो फिर वो समाचार यथातथ्य नहीं बताया जाता, उसमें संवाददाता अपनी विचारधारा को भी मिलावट करते हुए परोसता है। तो फिर उस समाचार की अहमियत क्या रहेगी? लोगों को लगेगा कि ये ठीक है, समाचार पत्र की भी एक भूमिका होनी चाहिए, उसके लिए एडिट पेज है,
संपादकीय पृष्ठ पर जो अपने को चाहे वो उन्होंने लिखना चाहिए, उसकी पूरी स्वतंत्रता है। मगर समाचार तो संवाददाता के द्वारा ऐसा ही दिया जाना चाहिए जो पाठक अपने निरक्षीर विवेक के आधार पर उसकी ओर देख सके। आज ये स्वाधीनता पाठक को रही नहीं। पाठक को आप जैसे चावल उसमें दाल डाल के और बाकी नमक मिर्च लगा के उसको गले में डाला जाता है, वैसा हो गया। उसको कुछ श्रम ही नहीं करना पड़ता, तो फिर उसको ध्यान में आता है कि ये तो मिलावटी है। फिर टेलीविज़न समाचार, उसको भी वृत्त आकर्षक करने में और जो होड़ समय के साथ रहती है उसमें, वो ब्रेकिंग न्यूज़ का जो ज़माना है उसके कारण वहाँ पर भी आप पवित्रता के आधार पर समाचार नहीं दे पाते। तो ये जो सारा हो रहा है उसके कारण मीडिया की अपनी जो प्रभुता है, उसकी अपनी सामर्थ्यशीलता जो है, मैं मानता हूँ कि उसके ऊपर ही कहीं एक छाया आ गई है और ये हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन बीजेपी इसको लेकर 100% कमिटेड है कि मीडिया की स्वतंत्रता अक्षुण्ण है, इंटैक्ट है और उसमें किसी भी किस्म की दखलंदाजी न पहले थी या कभी हुई भी है तो वो अनुचित थी और आगे न कभी होगी। निश्चित रूप में, और मैं स्वयं इसी के संदर्भ में जो भारत में एक संघर्ष हुआ आपातकाल के दौरान, उसका एक सैनिक था। हमने स्वयं आपातकाल और उसके द्वारा लाए गए बंधनों के खिलाफ सत्याग्रह किए, हम और हमारे जैसे कई कार्यकर्ता जेल में भी गए। तो हम मीडिया की स्वाधीनता ये हमारे लिए एक प्राणप्रिय मूल्य है, एक जीवन मूल्य है और इसलिए मीडिया की स्वतंत्रता पर सरकार के द्वारा या अन्य पद्धति से कहीं आँच नहीं आनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि ऐसी आँच मीडिया के माध्यम से भी आ सकती है जिससे मीडिया को बचना चाहिए। और इसलिए आज मीडिया के अंदर भी काफ़ी मंथन चिंतन चल रहा है। तो मैं मानता हूं कि इससे कुछ एक नया नवनीत बाहर आएगा और हम मानते हैं कि मीडिया के लिए भी और अपनी ताकत को सुरक्षित रखते हुए अपना दायित्व निभाना आने वाले काल में निश्चित रूप में आसान होगा। मीडिया के लिए जिस तरह कहा जाता है कि एक आचार संहिता उसके लिए उसी के लोग तय करें, राजनीति में भी ये कहा जाता है। अभी बड़े बयान अजीब तरह के बढ़ते चले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की पीठ पे डंडे मारने चाहिए और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो वक्तव्य भी बहुत चर्चा में रहा कि दिल्ली में आप बटन दबाएंगे और करंट शाहीन बाग में जाकर लगेगा। तो क्या आपको लगता है कि मैं नहीं कहता कि इन चीज़ों पर किस तरह से और क्या देखा जाता है, लेकिन एक आचार संहिता की ज़रूरत राजनीति के लिए भी है? निश्चित रूप में है, मगर मैं मानता हूं कि आचार संहिता और उसका सीधा संबंध कुल मिलाकर जनतांत्रिक प्रक्रिया के संचालन से है। और जनतांत्रिक प्रक्रिया में विशेष रूप में चुनाव के पहले जन प्रबोधन की बहुत आवश्यकता होती है। कई बार प्रबोधनात्मक काम किसी भी राजनीतिक दल के हो, उसको उतना बढ़ावा नहीं मिलता, उतना अवकाश नहीं मिलता। तो फिर जिन चीज़ों को अवकाश मिलता है उन्हीं चीज़ों को हथकंडे के रूप में प्रयोग करने की मानसिकता बढ़ती है, जिसके कारण कभी कभार जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं ऐसी बयानबाजी भी होती रहती है। तो मैं मानता हूं कि अगर हम अच्छाई को, सकारात्मकता को, रचनात्मकता को उतनी ही ताकत से लोगों के सम्मुख लाएंगे तो लोगों को अरचनात्मक या विभेदकारी या सनसनीखेज बोलने का मोह होने का भी कोई कारण नहीं रहेगा। आखिरी सवाल की तरफ आ रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश की तरफ फिर आपको लेकर आता हूँ। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा कि जितना आक्रामक होना चाहिए शायद बीजेपी उतनी आक्रामक और हमलावर, ऐसा शायद वो कहना चाह रहे थे, नहीं रही है। क्या ये भी एक कारण रहा तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व के लिए? नहीं, मैं एक तो हमारे पार्टी में हमारे किसी प्रमुख नेता की टिप्पणी पर और टिप्पणी की आवश्यकता हम मानते नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच होती है, उसका कोई एक संदर्भ होता है, वहाँ की कोई परिस्थिति होती है जिसके चलते कि किसी के द्वारा कोई स्टेटमेंट आ जाता है। तो मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, मगर मुझे केवल इतना ही लगता है कि पार्टी, संगठन और हमारा विधानमंडल दल यहाँ पर जैसे एक साल पहले कमलनाथ जी की सरकार आई तब से निश्चित रूप में एक विपक्ष का
दायित्व बहुत अच्छे तरीके से बखूबी ढंग से निभा रहा है। सदन के अंदर भी निभा रहा है, सदन के बाहर भी निभा रहा है, और कई सारे प्रकरण हैं जो जनता के सम्मुख हमने उजागर किए हैं। विधानमंडल में भी हमने एक रचनात्मक मगर फिर भी संघर्ष की धारा को न छोड़ते हुए विपक्ष की भूमिका को निभाया है। तो मैं नहीं मानता कि इसका संबंध इस परिवर्तन के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। परिवर्तन एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, मगर पार्टी की जो गतिविधियां है वो पूरे तरीके से एक सक्षम विपक्ष के नाते जनता के असंतोष को स्वर देने की रही है, और वो स्वर हम देते रहेंगे। और मैं मानता हूं कि हमारी ये विपक्ष की जो भूमिका है वो कारगर ढंग से हम मतलब उस पर व्यवहार कर रहे हैं। उसी के कारण आज सत्ताधारी दल में एक उथल पुथल आपको दिखाई देती है, अंदरूनी संघर्ष चरम सीमा पर पहुंचता दिखाई देता है। जो नेता एक साथ है ऐसा बाहर बाहर कहा जाता था, उनकी अंदरूनी जो छटपटाहट है वो भी सामने आ रही है। क्या मध्य प्रदेश में आपने सवर्णों को साधने के लिए एक नया प्रयोग, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी मैसेज दिया है कि हम कास्टिस्ट पॉलिटिक्स में नहीं उलझते हैं और सवर्णों से कोई बैर नहीं है, इसलिए क्या आप मध्य प्रदेश में 2 ब्राह्मण मॉडल पर चलेंगे? आप नेता प्रतिपक्ष भी ब्राह्मण और प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण? माफ़ कीजिए, ये फितरत है राजनीति की, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। इसलिए एक तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। कई बार हमारे नेताओं के सामाजिक पृष्ठभूमि का हमें एहसास भी होता नहीं, क्योंकि हम उस पद्धति से सोचते नहीं। श्री विष्णुदत्त शर्मा पार्टी के एक बहुत पुराने और विचारधारा से जुड़े हुए अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हम सब उनको जानते हैं। समाज में भी उनकी उसी पद्धति की छवि है, और संगठन का काम तो वो बरसों से कर ही रहे थे। राजनीति में आए उसके बाद भी संगठन की ही दायित्व निर्वहन की भूमिका रही, और अब लोकसभा में निर्वाचित हो गए, तो एक नया नेतृत्व उनके माध्यम से सामने आ रहा है। और इसमें विष्णुदत्त शर्मा जी की नेतृत्व शैली, संगठन की आवश्यकता, इनको न्याय देने की बात है। सामाजिक पृष्ठभूमि वगैरह ये जो विषय है ये महत्वपूर्ण होते हैं, मगर इनको सामने रखते हुए हम निर्णय करते हैं ऐसा मानना उचित नहीं है। गोपाल भार्गव जी के लिए कोई चुनौती नहीं है, बने रहेंगे नेता प्रतिपक्ष, मतलब मैसेज साफ है। देखिए, आज तो हम केवल संगठन की ही परिवर्तन की बात हुई है तो उसी की चर्चा करेंगे। बाकी संविधान के अनुसार जो भी हमारा विधानमंडल दल है उसकी तो काम करने की अपनी एक पद्धति होती है, उसके अनुसार श्री गोपाल भार्गव बखूबी अपने दायित्व को निभा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, और बहुत शुभकामनाएं। ये थे विनय सहस्त्रबुद्धे जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सांसद। साफ तौर पर उनका बहुत महत्वपूर्ण कहना है, बहुत महत्वपूर्ण बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में तीसरी पीढ़ी को नेतृत्व मिला है। देखिए, इसको गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी पीढ़ी को नेतृत्व मिला है मध्य प्रदेश में। CAA को लेकर वो साफ तौर पर कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि अगर बस में कोई गर्भवती महिला बैठी है या खड़ी है और उसको बैठने की ज़रूरत है, तो उसको महत्व दिया जाना चाहिए। जो पीड़ित है, जिसको ज़रूरत है मदद की, अगर उसकी मदद हमने की है तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।